क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी वर्चुअल लर्निंग के सीरीज़ में। और एमएस एक्सेल की इस सीरीज़ के अंदर आज मैं आप सभी के लिए क्लास 5 लेकर आया हूं। और इसके अंदर जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं वो सारे ये टॉपिक्स हैं। इसके अंदर आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नॉर्मली एक्सेल के अंदर काम करते समय बहुत सारे एरर आते हैं, बहुत अलग अलग तरह के एरर्स आते हैं। और कौन सा एरर क्या कहता है या किस एरर का क्या मतलब है या वो एरर क्यों आ रहा है या ये इस तरीके के साइन क्यों दिखते हैं हमें, इन सब के मतलब अगर हमें बस इनको देखकर ही पता चल जाए तो फिर इनको सॉल्व करना आसान होता है। तो दोस्तों यही है कि हम एरर को देखकर क्या समझें और सॉल्व करने के लिए कहाँ जाए, किस एरर का क्या नाम है, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ऑटो डिनोटेड एरर। नॉर्मली एक्सेल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑटो सम फंक्शन। ऑटो सम फंक्शन क्या करता है, आप एक सेल चुनते हैं और फिर इस सेल पर आकर आप ऑटो सम या ऑटो एवरेज या ऑटो काउंट मैक्स मिन, ये बहुत सारे फंक्शन हैं। आप जो भी फंक्शन बोलते हैं तो ये अपने आसपास में पड़ा हुआ डेटा देखता है जो न्यूमेरिकल डेटा मिले और फिर ये उसका सम कर देता है। तो यहाँ मैं जब इसका सम करता हूँ तो ये मुझे 114 यानी 114 इसका टोटल करके दिखाता है। पर अगर मान लीजिए जब मैं इस सेल के अंदर कुल मिलाकर 4 वैल्यू है E9 से लेकर H9 तक, पर मैं E9 से सिर्फ G9 तक ही देता हूँ, तो इस तरीके का ये एरर आपको दिखता है जिसमें ये ग्रीन कलर का एक डॉट आपको दिखता है सेल के अपर राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में। और ये जो ग्रीन कलर का डॉट है यही इस एरर को कहा जाता है, ये मतलब इस एरर का ये नाम होता है। क्योंकि ये एरर तब आता है जब ऑटो फंक्शन पता लगाता है, तब जाकर ये एरर आता है। और ऑटो डिनोटेड फंक्शन पता क्या लगाता है, तो असल में ऑटो डिनोटेड फंक्शन का काम ये है कि पूरी एक रेंज का ही सम होता है, उस रेंज में कुछ छोड़ा नहीं जाता। अब यहाँ आपने ये 3 चीजें सम करने के लिए दी है यहाँ पर, तो इस ऑटो फंक्शन को क्या लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि शायद गलती से आपसे ये वैल्यू छूट गई है, तो इस वजह से ये ऐसा करके दिखा रहा है। ये कोई एरर नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसने फॉर्मूला नहीं चलाया, फॉर्मूला तो चला दिया, लेकिन उसके बाद ये एक मैसेज के तौर पर यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है। अगर आप चाहें तो इसको ठीक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें ये आप ले सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है इस बटन पे क्लिक करने पर आता है अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल, तो फिर ये अपडेट हो जाएगा दोबारा से बिल्कुल वैसे ही। और अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन इसमें आता है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं आप चाहो तो एरर को इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ फॉर्मूला मैंने ठीक लगाया है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे तरह के कुछ एरर होते हैं, जैसे एक एरर है रैप रिलेटेड एरर। रैप रिलेटेड एरर आमतौर पर तब आते हैं जब आपके कॉलम का साइज उस कॉलम में पड़े हुए किसी न्यूमेरिकल डेटा से छोटा होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक बड़ा सा नंबर है, यानी कि इस तरीके से एक बड़ा सा नंबर है, और इस नंबर को जहां मैंने रखा है उस कॉलम का साइज बहुत छोटा है, तो ये जो इस तरीके से साइन लगाकर दिखाता है इसी को हम रैप रिलेटेड एरर कहते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, या इस तरीके का भी नंबर है फिर भी ये ऐसा दिखाता है, तो सिंपल सा यूज है, आप इस कॉलम के एज पे, राइट साइड वाले एज पे आकर डबल क्लिक करेंगे तो ये एरर ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से ये एरर टेक्स्ट के साथ भी आ सकता है। मान लीजिए मैं एक बड़ा कोई नाम लिखता हूँ इस तरीके का,
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मैंने ये लिखा, और अब जब मैं इस सेल पे कुछ टाइप करता हूँ तो मेरे इस सेल में क्या लिखा हुआ है ये मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपने जो टाइप किया उसकी जो विड्थ है वो कॉलम की विड्थ से कम है। तो इस तरीके का एरर भी एक एरर है। आप इस पर डबल क्लिक करिए, तब जाकर ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था रैप रिलेटेड एरर। अगला जो एरर है वो है रेफरेंस वैल्यू एरर। रेफरेंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये सब मैंने आपको क्लास सेकंड में बताया था। और रेफरेंस आमतौर पर हम फॉर्मूलों में देते हैं। किसी भी फॉर्मूले को हमने डाल दिया, उसके बाद सेल जो बताए हैं वहां से वो वैल्यू उठाता है। वैल्यू के उठाने पर जब फॉर्मूला ना चले या कोई ऐसी वैल्यू मिले जो अप्लाई नहीं की जा सकती, तो फिर ये एरर आ जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ 45 को इस वाले सेल में पड़ी हुई चीज से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया E11 डिवाइड बाय F11, और अब जब मैं एंटर करता हूँ तो ये एरर मुझे इस तरीके से दिखा रहा है। ये मुझे ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने कहा 45 को इस वाले सेल में पड़ी हुई चीज से डिवाइड करने के लिए, और इस वाले सेल में तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पर 0 है। तो 45 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश की जाती है और ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए ये एरर हमें दिखाई पड़ता है। आमतौर पर ये एरर डिवाइड के ही ऑपरेशन में आता है, और तब आता है जब डिवाइड करने के लिए जो हम वैल्यू देते हैं वो 0 होती है। अगर यहाँ पर कुछ और हो तो फिर ये दिखा देगा, लेकिन 0 हो तो फिर ये एरर देता है। एक बात ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि जो फॉर्मूले में रेफरेंस है उसकी वैल्यू है उसमें गड़बड़ है। आगे है सिंटेक्स एरर। एक्सेल में काम करते समय ये चीज बहुत जरूरी है कि किसी भी फॉर्मूले को लगाते समय आप उसका जो सिंटेक्स है उसको फॉलो करें। जैसे मैं इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये सब जो बातें हैं और जिस मैनर में है वही इसका सिंटेक्स होता है। अगर इसको डालने में किसी भी तरह की चूक की गई तो फिर ये सिंटेक्स एरर आ जाएगा। जैसे कि मैं इन 3 वैल्यू का सम कराना चाहता हूँ, पर फॉर्मूला डालते समय मैंने E1 के साथ ही W भी गलती से डाल दिया, तो यहाँ पर आना चाहिए था खैर 2, पर आ गया W गलती से। तो ऐसे में एक्सेल समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मार्क लगाकर आपसे पूछ भी रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला ही गलत है, सिंटेक्स ही गलत है, आपने ठीक से डाला ही नहीं। इसी तरीके से मैं यहाँ सम कराना चाहता हूँ, पर सम की जगह मैंने सैम ले लिया, तो ये भी एक गड़बड़ है। ये भी उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई करना क्या है। ये होते हैं सिंटेक्स एरर। और अगला है रेफरेंस एरर। ये इससे पहले जो था वो था रेफरेंस वैल्यू एरर, अब जो है वो है रेफरेंस एरर। एक तो है कि आप जो एड्रेस बताते हैं और वहां से जो वैल्यू उठ के आती है उसमें गड़बड़ हो, और एक है जो एड्रेस आपने बताया वो एड्रेस ही गलत है, तो इस तरीके का ये एरर आ जाता है। रेफरेंस एरर इसको हम कहते हैं कि हमने जो एड्रेस बताए वो हमने ठीक से नहीं बताए। देखिए यहाँ इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है इस सेल में, ये सेल है H14। H14 में मैंने सम का ऑपरेशन लगाया है, और उसके अंदर मैंने कहा E14, F14 और H14 और G14 इन सब को सम करना है। तो इसमें जो एक अलग चीज ये है कि इस फॉर्मूले में ये खुद अपने आप को भी जोड़ रहा है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चक्कर में ये फॉर्मूला लग नहीं पाता, जहाँ से शुरू होता है वहीं खत्म हो जाता है, 0 से शुरू होकर 0 पे ही खत्म हो जाता है। हालांकि ये कुछ हमें इस तरीके का ग्रीन कलर का साइन या इस तरीके का कोई सिंबल नहीं दिखाता, बल्कि इसका ये एक अलग ही खास तरीका है इसको इस तरीके से दिखाने का, क्योंकि ये वैल्यू ऐसी तभी आएगी जब ये एरर ऐसा हो। नहीं तो अगर आप 0.00 अपने हाथों से भी डालें तो भी ये एक ही 0 दिखाता है।
ये तभी आएगा जब ये रेफरेंस एरर होता है तब। और इसके अलावा एक चीज होती है सर्कुलर रेफरेंस एरर। सर्कुलर रेफरेंस एरर तब आता है जब हम एड्रेसेस के बीच में सर्कल बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 10 है, 20 है, और अब इन दोनों का सम यहाँ पर किया गया है, तो ये 30 हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ इस सेल में कहता हूँ कि यहाँ 10 नहीं है, बल्कि यहाँ वो है जो यहाँ है, और अब एंटर करता हूँ तो ये एक सर्कुलर रेफरेंस हो गया। असल में इस वाले सेल में जो पड़ा था उसकी वजह से ये आता था, और अब मैंने कह दिया कि इस वाले सेल में वही आएगा जो यहाँ है, तो असल में ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। अब पहले इसको इसका जो रिजल्ट है वो चाहिए, और इसे वो चाहिए जो यहाँ है, तो ये घूमता रह जाएगा प्रोसेस, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पर आना क्या चाहिए था, तो यहाँ पर 30 आ जाना चाहिए था, और यहाँ क्योंकि शुरू में 30 था इसलिए ये हटा नहीं, ये 0 नहीं हुआ, लेकिन ये 0 हो गया। हालांकि फॉर्मूला मेरा बिल्कुल ठीक है, मैंने G15 का रेफरेंस दिया है, ये बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में आ चुके हैं और इनके एड्रेस एक दूसरे में आ चुके हैं। तो अगर आप इस एरर को ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए तरीका यह है, फॉर्मूला में आएंगे और फॉर्मूला में आने के बाद आपको यहाँ आना है एरर चेकिंग पे। इसके अंदर एक ऑप्शन है, ऑप्शन का नाम है ऑप्शन तो ऑप्शन में आपको आना है, और इसके अंदर यहाँ देखेंगे ये फॉर्मूलाज के अंदर ऑप्शन है अनेबल इंटरेक्टिव कैलकुलेशन, ये आप डाल देंगे। और यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम इंटरेक्शन 100 टाइम, यानी कि 100 बार सर्कुलर रेफरेंस पॉसिबल करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ एक बार ही सर्कुलर रेफरेंस पॉसिबल करना है। ओके कर देंगे और रिज्यूम कर देंगे। ओके, और अब आप इसे बंद कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, तो जो इसमें था वो इसमें का 30 उठकर यहाँ आ गया, और फिर इसका 30 और इसका 20 मिलकर यहाँ 50 आ गया। हालांकि फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है इस सेल में वही आएगा जो इस सेल में है, पर ऐसा हुआ नहीं। अगर अब मैं दोबारा इसे डबल क्लिक करके एंटर कर दूंगा तो 50 वाला उठ के इसमें आ गया, पर इस वाले का उसमें चला गया। फिर अगर मैं इसको F2 करके दोबारा एंटर कर दूंगा तो 70 वाला इसमें आ गया, और फिर 90 वाला चल गया। असल में ये एक लूप बन जाता है, और फिर ये इस तरीके से चलता रहेगा। एंड में एक ही चक्कर पे आके खत्म हो जाता है। चक्कर यहाँ से शुरू होता है, इधर आता है, और इधर से इधर आके खत्म हो जाता है। तो ये था सर्कुलर रेफरेंस, और कुल मिलाकर इतने सारे अलग अलग तरह के एरर्स हो सकते हैं जो आपको एक्सेल में काम करने के दौरान मिलेंगे। और भी एरर्स हो सकते हैं, और उन सबको अब हम आगे सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। अब हम देखेंगे एवरेज इफ फंक्शन। इससे पहले वाली क्लास में हमने काउंट इफ फंक्शन देखा था। उसमें काउंटिंग तभी होती थी जब एक पर्टिकुलर कंडीशन मैच करती थी। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इस रेंज में मुझे एवरेज निकालना है, और एवरेज तब निकालना है जब एक पर्टिकुलर कंडीशन मैच हो। तो मैं एवरेज इफ लगाता हूँ, एवरेज और इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये मैंने रेंज दे दी इन सब की। अब कॉमा लगा के क्राइटेरिया बताना है कि एवरेज निकालना किसका है। तो ये मैंने इसको बोला कि ग्रेटर देन, मान लीजिए मैंने कहा 25, इनका एवरेज निकालना है। एंटर करेंगे तो 25 से ऊपर क्या क्या है, 34, 54 और 50, इसका इसने एवरेज निकाल कर दे दिया। इसका एवरेज कैसे निकाला है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको सम करके दिखाता हूँ। ये वाला प्लस में ये वाला प्लस में ये वाला, तो ये तीनों के सम हो गए। फिर मैं इन तीनों को डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो आया 46, और जो कि इसी का एवरेज है। 46 एवरेज ही है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम इफ, वही रेंज और वही क्राइटेरिया, पर अब इस बार ये जोड़ेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 25 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद, इतना हुआ। और फिर मैं कहता हूँ काउंट इफ में यही रेंज, और रेंज में क्या गिनना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 25 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद, तो 3 हुआ। अब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हो, तो 46 ही आएगा, जो कि एवरेज इफ ने भी मुझे निकाल कर दिखाया। अब हमारे अगले जो टॉपिक है वो है एक्सेल के अंदर कुछ आम शॉर्टकट। हालांकि एक्सेल के अंदर कुल मिलाकर लगभग 500 शॉर्टकट हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, और वो सारे ही मैंने एक अलग फाइल में बनाकर रखे हुए हैं, और हर एक छोटे बड़े फंक्शन के लिए वो शॉर्टकट है। अगर आप वो शॉर्टकट की फाइल लेना चाहें तो इसके लिए आप मुझे एक रिक्वेस्ट मेल सेंड कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पर अभी जो मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ वो कुछ आम शॉर्टकट हैं जो एक्सेल के अंदर हम यूज़ करते हैं और सबसे बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है एरो की का। एरो की तो सब जानते हैं, कीबोर्ड के अंदर जो एरो की होती है, यानी मैं आपको बताता हूँ किधर, एरो की यानी कि जो आपके ये वाले बटन होते हैं इनको हम एरो की कहते हैं। एक्सेल के अंदर ये एरो की ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए यूज होते हैं। तो इन एरो की का यूज करके हम एक्सेल के अंदर इस तरीके से यूज करते हैं। अगला है पेज अप डाउन की। पेज अप डाउन की सीधे ऊपर नीचे पेज को करने के लिए यूज होता है, ऊपर नीचे पेज को कर देता है। और अगर आप इन बटन को कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं पेज अप डाउन की को, तो आप एक शीट से दूसरी शीट पर जंप करने लगते हैं। ये देखिए, मैं शीट 3 से शीट 4 पे आ गया। अगर मैं कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ और फिर मैं एक और बार करता हूँ तो फिर मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ। ये था पेज अप डाउन की और कंट्रोल के साथ पेज अप डाउन की का यूज करना। फिर है कंट्रोल के साथ एरो की का यूज करना। कंट्रोल के साथ एरो की का यूज हम तब करते हैं जब मैं मान लीजिए उस ऊपर की तरफ लिखे हुए 46 के पास पहुंचना चाहता हूं, तो ऐसे में मुझे कई दफा ऊपर की ओर वाला एरो की प्रेस करना पड़ेगा। पर अगर ये काम मैं कंट्रोल के साथ करूं तो एक ही बार में मैं सीधे सबसे ऊपर या सीधे सबसे नीचे पहुंच सकता हूं। ये कंट्रोल वाले बटन के थ्रू किया जाता है। अगर मैं लेफ्ट वाला बटन प्रेस करूं तो लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला डेटा है वहां पहुंच जाऊंगा। डाउन करूंगा तो डाउन में जो सबसे लास्ट में एक तरह का डेटा है वहां पहुंच जाऊंगा। राइट में कोई डेटा ही नहीं है तो सबसे लास्ट कॉलम जो होता है एक्सेल का वहां पहुंच गया। और डाउन करूंगा तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो पे सबसे लास्ट वाली रो में पहुंच गया। ये सब एक्सेल के अलग अलग शॉर्टकट है। अगला है होम बटन का यूज और कंट्रोल के साथ होम बटन का यूज। होम बटन किसी भी रो के अंदर अगर आपको पहले सेल में पहुंचना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है, और कंट्रोल के साथ होम तब यूज किया जाता है जब आपको सबसे पहले सेल में पहुंचना हो। शीट के किसी भी हिस्से से अगर आप पहले सेल में पहुंचना चाहते हैं तो आप कंट्रोल होम प्रेस करते हैं। और कंट्रोल एंड बटन का यूज हम तब करते हैं जब हम वहां पहुंचना चाहते हैं जहां हमारा सबसे लास्ट डेटा पड़ा हुआ है। कंट्रोल एंड वहां पहुंचा देता है जहां पर सबसे लास्ट डेटा एलिमेंट हो किसी भी शीट का। अगला है गो टू फंक्शन। गो टू फंक्शन से हम किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। मान लीजिए मैं K12 पे पहुंचना चाहता हूं, एंटर करूंगा तो सीधे K12 में मैं पहुंच गया। कंट्रोल G से गो टू फंक्शन खुलता है और आप कोई भी एड्रेस बताकर उसमें डायरेक्ट ही पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की, यानी कंट्रोल के साथ एरो की का यूज करना। देखिए, हम डायरेक्ट एरो की यूज करते हैं तो सिर्फ मूव करते हैं, पर अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो सेलेक्ट होता है।
और अगर यही काम मैं कंट्रोल के साथ करूं तो देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर सैटरडे तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट कंट्रोल और सीधे आपने ये प्रेस किया तो टोटल अटेंडेंस सेलेक्ट हो गई। फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करेंगे तो ये जितना भी डेटा है सारा एक बार में ही सेलेक्ट हो गया। मान लीजिए आप पहले सेल में खड़े हैं यहाँ एम्प्लॉय नेम पर, और अब आपको पूरा उतना ही सिलेक्ट करना है जितनी दूर में ये शीट है। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से मैं सबसे लास्ट वाले डेटा तक पहुंच गया, और कंट्रोल डाउन से सबसे लास्ट वाले रॉ में जो डेटा पड़ा हुआ है उधर पहुंच गया। कंट्रोल के साथ या शिफ्ट बटन किसी के भी साथ यूज किया जाता है तो वो सेलेक्ट करने के लिए ही होता है। इसी तरीके से होम बटन आपको लाइन के शुरू में पहुंचा देता है, पर अगर आप शिफ्ट होम करेंगे तो बिल्कुल शुरुआत तक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे तो जहां खड़े हैं वहां से लेकर पहले सेल तक सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था अलग अलग शॉर्टकट्स को एक्सेल के अंदर यूज करना। और अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहला फॉर्मेट पेंटर और होम के अंदर ये एक अलग से छोटा सा ऑप्शन है, इसको हम फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। फॉर्मेट पेंटर तब यूज किया जाता है जब किसी एक डाटा पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी हो, जैसे ये येलो कलर और रेड है, उसी में मैं इसे भी रंगना चाहता हूँ तो मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करूँगा। होम में आके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, उससे पहले आप इस सेल में ज़रूर क्लिक कर ले और फिर इस सेल पे क्लिक कर देंगे तो ये आप इसमें आ गए। ये आपका फॉर्मेट पेंटर के थ्रू हुआ कि भाई मैं इस सेल में पहले क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे आया। जहां आपको अप्लाई करना है या तो उस पर क्लिक करिए या फिर उसे सेलेक्ट कर ले, तो ये उस हिसाब से उसी फॉर्मेट को उसमें डाल देगा। इसके बाद जो है हम किसी जगह पर या किसी सेल में कोई पिक्चर डालना चाहते हैं तो इसके लिए हम इंसर्ट में आके पिक्चर में आके अपनी पिक्चर चुन लेंगे और जो भी पिक्चर है वो हम डाल सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये खुलकर सामने आ जाएगी। आप चाहो तो इसका साइज छोटा कर सकते हो, ये और छोटी हो जाएगी। ये पूरी शीट पर काफ़ी दूर तक फैली हुई है, जितना छोटा आप करना चाहो उतना छोटा आप कर सकते हो। मान लीजिए ये आपके कंपनी के लोगो के तौर पे आप शीट के साइड में लगाना चाहते हो तो इसको हमने ये कर दिया। इसी तरह से अगर आप खुद की कोई शेप बनाकर डालना चाहते हैं तो यहाँ शेप में आकर आप वो शेप डाल सकते हैं और फिर आप उसे कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। इधर फॉर्मेट में आकर अलग अलग ड्राइंग टूल है, कलर टूल है, जहाँ आके आप इन सब पे कलर भी कर सकते हैं। चार्ट में मैंने आपको पाइवट चार्ट बनाना क्लास 2 में बताया था, बिल्कुल वैसा ही चार्ट हम यहाँ भी बना सकते हैं। मान लीजिए, बट इस बार हम पाइवट चार्ट की मदद से नहीं बल्कि खुद अपना एक चार्ट बनाकर देखेंगे। जैसे मान लीजिए वही डेटा है मेरे पास जिस पे मैंने पाइवट चार्ट बनाया था और अब मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर रखा है, मुझे इसका चार्ट बनाना है। तो यहाँ बहुत सारे तरह तरह के चार्ट हैं, कोई सा भी एक आप ले सकते हैं। तो मैं इसके अंदर जो चार्ट ले रहा हूँ वो कॉलम वाला ले रहा हूँ और कॉलम में भी मैंने ये वाले चार्ट लिए हैं, सबसे पहला वाला चार्ट। तो अब यहाँ देखिए आप, इसके अंदर ये सेल वाले को हेडिंग के तौर पर लेकर चल रहा है। सेल वाले को इसने ये चीज़ उठा ली वाई एक्सिस में और इन दोनों को नाम और डिपार्टमेंट को रॉ बेस पर इसने उठा लिया है, तो ये ऐसा बनकर आया। अगर मैं डिपार्टमेंट को यहाँ से कट कर लूँ और पेस्ट कर दूँ यहाँ और फिर मैं इसको इस तरफ रखता हूँ और फिर अब मैं इसको सेलेक्ट करके चार्ट बनाने के लिए कहूँगा तो ये चार्ट बना देगा। ये आप क्लिक करिए तो अब देखिए उस हिसाब से ये चार्ट बनाकर तो लाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ
कि जैसा पाइवट चार्ट में था कि पहले आपका सिर्फ फर्नीचर लिखा हुआ गया, उसके अंदर के सारे एम्प्लॉय आ जाए। असल में आप इस चार्ट की मदद से इतने से का चार्ट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसमें मल्टीपल कॉलम्स के चार्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता है। सिंपल से चार्ट बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से स्मार्ट आर्ट भी एक टूल होता है। हालांकि एक्सेल में इन सब चीज़ों को उतने बड़े पैमाने पे यूज़ नहीं किया जाता। चार्ट को तो खैर फिर भी यूज़ किया जाता है, पर ये सब चीज़ें यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि एक्सेल में प्रिंट लेते समय हम आमतौर पर डेटा पर ध्यान देते हैं, बल्कि उसकी डिज़ाइनिंग पे नहीं। जो स्मार्ट आर्ट है आपका, ये भी कुछ चार्ट जैसा ही होता है कि आप कुछ टॉपिक को इल्यूस्ट्रेट करके समझाना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी सर्कुलर रेफरेंस का आपको समझाया, तो सर्कुलर रेफरेंस का मैं आपको समझाने के लिए चार्ट बनाकर, ये क्लिप आर्ट बनाकर दिखाता हूँ। इसमें 5 शेप है, पर मुझे ज़रूरत सिर्फ 3 की ही है, तो मैं 2 डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए सर्कुलर रेफरेंस में क्या हो रहा था। सर्कुलर रेफरेंस जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर कुछ ये काम हो रहा था। जो आपका सेल एड्रेस है E15, वो यहाँ पड़ा हुआ था, और E15 के बाद जो आपका ये एड्रेस था F15, वो यहाँ पड़ा हुआ था। और जो ये एड्रेस है G15, वो यहाँ पड़ा हुआ था। और ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए थे। जब मैंने इस वाले को बोला, इसको ये जो E15 है, इसको बोला G15 का एड्रेस रखने के लिए, तो ये इस तरह के रेफरेंस में बन गए थे। और क्या हो रहा था, जब मैंने सर्कुलर रेफरेंस एरर निकाल दिया, तब असल में काम ये हुआ कि E15 की चीज़ F15 में से जुड़ गई और फिर वो G15 में चली गई, लेकिन वहाँ से ये E15 में नहीं गई। इसको मैंने वाइट कलर कर दिया, ये एरो है यहाँ पर अभी भी। तो ये काम होने लगा। सर्कुलर रेफरेंस में एक लास्ट जो तीर होता है वो निकल जाता है, और फिर ये फॉर्मूला घूमता है और फिर यहाँ आके रुक जाता है। तो इस तरह से अब मैंने आपको ये इल्यूस्ट्रेट करके एक टॉपिक समझा दिया। ऐसे ही इल्यूस्ट्रेशन के लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारे तरह के इल्यूस्ट्रेशन है, ट्री स्ट्रक्चर है, या सर्कुलर फॉर्मेशन भी अलग अलग तरह की है, बहुत सारे हैं, पिरामिड टाइप के हैं, और भी दूसरे हैं। तो ये सारे भी आप चाहें तो अपने टॉपिक्स को इल्यूस्ट्रेट करके समझाने के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपकी आज की क्लास के अलग अलग टॉपिक्स, जिसमें हमने कुछ नई चीज़ें देखी और कुछ खास चीज़ें जो कि है एरर को समझना और शॉर्टकट को समझना। एक्सेल प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि काम को जल्दी से निपटा सके, और जल्दी से निपटाने के लिए प्रॉब्लम्स आएगी, एरर आएंगे, तो उन्हें जल्दी सॉल्व भी करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये सब पहले से ही जान जाए कि कौन सा एरर कैसा कैसा होता है। तो दोस्तों, ये था आपकी 5th क्लास के शेड्यूल, ये 5th क्लास के टॉपिक्स थे। ऐसे ही अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।